जी, शुक्रिया आसफ़ मसूद साहब। अच्छा, मुझे कहा गया है कि इसका जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है और दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसका एक ओवरव्यू पेश करना है। तो मैं कोशिश करूँगा इन दोनों को टच कर लूँ, लेकिन क्योंकि जितना मुख्तसर टाइम है इसलिए मुश्किल होगा कि हम दोनों को टच करें। तो मैं पहले मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है उस पे अपना ओवरव्यू दूँगा। उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि व्हाट डज़ इट मीन बाय मेडिको लीगल रिपोर्ट। अगर आपके पास कापी पेंसिल है तो एक डेफिनेशन है वो ज़रूर नोट कर लिए। डेफिनेशन है जी कि टर्म मेडिको लीगल और फोरेंसिक मेडिसिन, ये दोनों जो है ये इंटरचेंजेबल, इनको इस्तेमाल किया जाता है। आर यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड कंसिडर्ड टू बी द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ accumulation ऑफ मटीरियल that deals with the application of medical knowledge to the administration of justice। यानी जब हम मेडिकल नॉलेज को फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मेडिको लीगल रिपोर्ट। आमतौर पे हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि हम इसको सेपरेट कर लेते हैं कि मेडिको लीगल रिपोर्ट और है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और है, डीएनए रिपोर्ट और है। एक्चुअली ये सारी मेडिको लीगल रिपोर्ट हैं, यानी जिसमें डॉक्टर की जो एक्सपर्टीज़ हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वकूए की बाबत उसको करैबोरेट करने के लिए या उसको निगेट करने के लिए। यानी किसी भी जो अक्रंस है उसमें हम देखते हैं कोई नेचर ऑफ इंजरी को डिटरमिन करना है, क्या वो करैबोरेट कर रही है विद द वर्शन ऑफ द कंप्लेनेंट और द विटनेसेस या नहीं कर रही। तो इसके लिए हमें हेल्प चाहिए होती है एक्सपर्ट की। और ये आपको पता है कि वो आर्टिकल 59 है कानून शहादत आर्डर का, जो एक्सपर्ट एविडेंस से डील करता है। तो उसमें इसकी जो नेचर है वो एक करॉबरेटरी पीस ऑफ एविडेंस की है। इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं कि एक्चुअली ये स्टार्ट कब हुआ। ये जी फर्स्ट जो केस था जो फर्स्ट MLR मानी जाती है जी, ये डॉक्टर एडवर्ड बल्कले थे जी। उन्होंने 9 अगस्त 1695 को पहला मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया था। 9 अगस्त 1695 को डॉक्टर एडवर्ड बल्कले इंडिया में जो इशू हुआ था। इसके बाद जो फर्स्ट एटॉप्सी है, एटॉप्सी आपको पता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो फर्स्ट एटॉप्सी जो है ये भी स्टेटेडली डॉक्टर एडवर्ड बल्कले ने इशू की थी और इसकी डेट है जी 28 अगस्त 1693। ये जो है इसकी वेरी, यानी डॉक्टर एडवर्ड बल्कले को पायनियर समझा जाता है मेडिको लीगल एटॉप्सी का और मेडिको लीगल रिपोर्ट का। इसके बाद इसकी जो एविडेंशियरी वैल्यू है ये ऐसे डॉक्यूमेंट में शामिल है मेडिको लीगल रिपोर्ट जो कि पर सी एडमिसिबल नहीं है। इसमें कोई बता सकता है कि पर सी एडमिसिबल कौन सी एविडेंस होती है जी? इससे क्या मुराद है जब हम कहते हैं कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट पर सी एडमिसिबल है, उससे क्या मुराद है जी? आपको छोड़ के अगर कुछ कामरान साहब को या आसफ़ साहब को और औरंगज़ेब साहब को या और शजाद साहब को, इन सब को छोड़ के अगर कोई सवाल करना चाहे इसका जवाब दे कि पर सी एडमिसिबल से क्या मुराद है। जब हम कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये पर सी एडमिसिबल है तो ये पर सी एडमिसिबल नहीं है, तो उससे क्या मुराद है? देखिए, पर सी एडमिसिबल वो डॉक्यूमेंट हैं जिसकी एविडेंस के लिए कोर्ट में आने के लिए उसके आथर को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पर सी एडमिसिबल है। कौन सा सेक्शन डील करता है जी CRPC का कामरान साहब? 510 CRPC। 510 CRPC में कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनमें आपने देखा होगा कि जो रिपोर्ट है बैलिस्टिक एक्सपर्ट है, सेरालॉजिस्ट है, फायर आर्म एक्सपर्ट है, ये अदालत में नहीं बुलाए जाते। यानी इनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो वैसी कोर्ट में एग्जिबिट हो जाते हैं उनके आए बगैर। लेकिन मेडिको लीगल रिपोर्ट जो है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इसमें इसके आथर को बुलाया जाना ज़रूरी है। यानी इसके आथर के बगैर
ये कोर्ट में एडमिसिबल कंसिडर नहीं की जाएगी। सो जब हम बात करेंगे मेडिको लीगल रिपोर्ट की या पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो उस बारे में हम कहेंगे दिस इज़ द डॉक्यूमेंट विच इज़ नॉट पर सी एडमिसिबल, यानी डॉक्टर साहब को खुद अदालत में आना पड़ेगा और उसको करैबोरेट करना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा जो उन्होंने पोस्टमार्टम किया या मेडिकल लीगल रिपोर्ट इशू की। इसके बाद अब इंजर्ड पर्सन को ये सहूलत दी गई है कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाकर वहाँ से ही वो मेडिकल लीगल रिपोर्ट करा सकता है। पहले क्या होता था जी, पहले वो जाते थे थाने में, जाके दरख्वास्त देते थे, थाने से डॉकेट आता था, फिर उस डॉकेट की बेस के ऊपर जो है वो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन होता था। अब आपने शायद ऑब्ज़र्व किया हो कि एमरजेंसी में, हर हॉस्पिटल की एमरजेंसी में खिदमत सेंटर कायम हुआ है पुलिस की तरफ से, तो वहाँ से डायरेक्ट जो है वो एक स्लिप इशू होती है, कंप्यूटराइज स्लिप, वो स्लिप लेके जो है वो डॉक्टर साहब के पास उधर ही भी चला जाता है और डॉक्टर साहब उसको मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। अगर आप अजीज़ भट्टी जाए तो वहाँ पे जो ट्रॉमा सेंटर है उसकी आपको एंटर होंगे तो राइट साइड पे वो खिदमत सेंटर बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट जो है वो स्लिप हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे पुलिस का खिदमत मरकज़ बना हुआ है, वहाँ से आप वो स्लिप लेके जो है वहीं पे जो ड्यूटी डॉक्टर होगा, उस ड्यूटी डॉक्टर जो कि ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर है, उससे आप जाके अपना जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो ये एक सहूलत जो है वो अब दी गई है जी। इसके बाद प्री रिक्विजिट क्या है जी, जब मेडिकल लीगल रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो उसकी क्या प्री रिक्विजिट है, कोई बात करना पसंद करेगा इस पर जी? सबसे पहला मरहला क्या होता है जी? एक तो ये होगा कि आपने वहाँ से स्लिप हासिल कर ली या डॉकेट हासिल कर लिया, तो वो आप डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के लिए जो है पहला मरहला क्या है जी? ब्रीफ हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री जब हम बात करते हैं तो हिस्ट्री से हमारी क्या मुराद है जी? देखिए, कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, आप पोस्टमार्टम को छोड़ दें, आप मेडिकल लीगल रिपोर्ट को भी छोड़ दें, वो हमेशा 3 स्टेजेस में होता है। नंबर 1 उसकी हिस्ट्री होती है, यानी कोई मरीज़ जब डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले तो बताता है ना अपनी अलामात के बारे में, मुझे क्या फ़ील हो रहा है या मुझे जो है कितने दिनों से ये अलामात आ रही हैं, तो वो उसकी हिस्ट्री होती है। ठीक है जी। इसी तरह जब हम किसी केस में जाते हैं या कोई क्रिमिनल केस है जिसमें कोई इंजर्ड हुआ है, तो वो भी पहले अपनी हिस्ट्री बयान करता था जो है डॉक्टर साहब के सामने। उसके बाद क्या मरहला आता है? उसके बाद उसकी एग्जामिनेशन का मरहला आता है, और जो लास्ट मरहला आता है वो है इन्वेस्टिगेशन का। सो ये 3 स्टेजेस जो हैं हमें मिलती हैं, चाहे हम एक आम एग्जामिनेशन करने के लिए जाएं, एक बीमार की हैसियत से डॉक्टर के पास जाएं, या हम किसी क्रिमिनल केस में जो है अगर इंजर्ड हुए हैं, या हम विक्टिम हैं किसी क्रिमिनल केस में, तो फिर हम जाएं, तो ये 3 स्टेजेस हमें तय करनी पड़ती हैं। तो हिस्ट्री में वो जो है वो ब्रीफ उसका वो लिखता है, आपने देखा होगा MLR में कि उसमें वो अकरेंस के बारे में जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन बयान करता है जो विक्टिम होता है। तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। हम इसको अक्सर अदालतों में इस्तेमाल भी करते हैं, बेल स्टेज पे भी इस्तेमाल करते हैं कि जो फर्स्ट वर्शन है इंजर्ड पर्सन का डॉक्टर के सामने, उसको बड़ी अहमियत हासिल है। देखिए, एक तो वो स्टेटमेंट देगा ना पुलिस के सामने एज ए कंप्लेनेंट या एज ए विटनेस देगा 161 की, लेकिन ये फर्स्ट वर्शन है। जब वो जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर उसका जो है वर्शन रिकॉर्ड करता है, तो इसकी क्रिमिनल केस में वो सिग्निफिकेंस है। और इसको आपने जब भी ट्रायल में आप आएँ तो उसको ज़रूर कन्फ्रंट कराएं। अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है कि जो डिफरेंट है उस इब्तदाई स्टेटमेंट से, आपने देखा होगा कि उर्दू में लिखा होता है उधर कि वकूए की मुख्तसर बातें मुकदमा क्या है। अगर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा तो पोस्टमार्टम की हिस्ट्री कौन सी होगी जी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कौन सी हिस्ट्री होगी जी? जी, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो उसमें भी डॉक्टर पहले हिस्ट्री देखेगा। वो कौन सी हिस्ट्री होती है जी? नहीं, कौन सा डॉक्यूमेंट उसकी हिस्ट्री को डिपिक्ट करेगा? इंक्वेस्ट रिपोर्ट। पुलिस जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बताएगी उसमें मुख्तसर हालात मुकदमा लिखे होते हैं
तो पोस्टमार्टम में भी ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो डॉक्टर के पास पहले पहुंचनी चाहिए। इसी तरह MLR की जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री, वो विक्टिम चूँकि खुद होता है तो विक्टिम आके जो है वो अपने जब MLR करवाता है तो वो डॉक्टर को बताता है कि एक्चुअली वकूआ क्या हुआ और कौन थे जिन्होंने मुझे पे हमला किया। तो वो एक छोटी सी जगह होती है, उसमें जो मुख्तसर तरीन जो है वो अपना बयान कर देता है। उसमें बाज़ दफ़ा कंट्राडिक्शन आ जाती है, यानी उसका जो नरेशन FIR का होता है या उसका जो नरेशन 161 की स्टेटमेंट का होता है उसमें कंट्राडिक्शन आ जाती है और उसमें मुल्ज़िम का वकील जो है वो उससे फ़ायदा ले सकता है। सो एक बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री। इसके बाद एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या क्या शामिल है? फॉर एग्जांपल एक बंदा इंजर्ड है तो उसके एग्जामिनेशन में डॉक्टर साहब ने किन किन बातों का जो है ख्याल रखना है। सबसे पहले उन्होंने कंप्लीट नेचर ऑफ द इंजरी बताना है। ठीक है, नेचर ऑफ द इंजरी आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की नेचर ऑफ द इंजरी है, मसलन बरूज है, अब्रेजन है, लेसरेशन है, स्टैब वुंड है, इंसाइज वुंड है, फायर आर्म वुंड है। तो उसको डॉक्टर ने डिफ्रेंशिएट करके बताना है कि उस नेचर ऑफ इंजरी क्या है। अगर उसने कपड़े पहने हुए हैं तो उस कपड़ों की जो है वो भी लिखना है कि उसका उनकी हालत क्या है, ताकि वो इंजरी से जो है उसको मिलाया जा सके। क्या उसकी जो जिस्मानी इंजरी है, क्या वो कपड़ों के ऊपर भी जो है उस तरह के निशान जो है वो मौजूद हैं या नहीं मौजूद। तो ये कंप्लीट उन्होंने उसका साइज़ लिखना है इंजरी का, उसकी नेचर लिखनी है। एक सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि जी आपने सेक्शन नहीं लिखना। बाज़ MLR में डॉक्टर साहब सेक्शन लिख देते हैं कि 337 जो है ये F2 है, F1 है, A1 है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मना कर दिया है कि डॉक्टर जो है वो सेक्शन उसमें नहीं लिख सकते, सिर्फ उन्होंने नेचर ऑफ इंजरी बयान करनी है। उन्हें लिखना है क्या बोन फ्रैक्चर है या नहीं, बोन एक्सपोज है या नहीं, डिसलोकेशन है या नहीं, ब्रूज है, लेसरेशन है, स्टैब वुंड है, इंसाइज वुंड है, क्या है, ये उन्होंने नेचर लिखनी है इंजरी की। और ये नहीं लिखना कि ये कौन से सेक्शन के तहत जो है ये आता है। इसके बाद आती है स्टेज इन्वेस्टिगेशन की। उसकी कोई मिसाल दें, यानी एग्जामिनेशन हो गया, सबसे पहले हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री जो है जो भी विक्टिम ने बयान किया डॉक्टर साहब के सामने, डॉक्टर ने उसको नोट किया। उसके बाद डॉक्टर ने उसकी जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आती है। वो क्या हो सकती है जी इन्वेस्टिगेशन की? हाँ जी, यानी अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह है या कोई जिस तरह आसिफ साहब ने कहा कि कोई इस तरह की शिकायत करता है, पेन बयान करता है, तो उसको चाहिए रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट चाहिए। तो ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है ये इसकी भी जो डॉक्टर साहब जो है ये अगर ज़रूरत महसूस करते हैं तो इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए रिकमेंड करेंगे। सो ये 3 स्टेजेस जो हैं ये ज़रूरी हैं। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ये क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो ये इसको ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। हु इज ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर जी? (299) PPC है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। 295 PPC कहती है कि ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर से मुराद होगा जो कि ऑथोराइज बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा, जो ड्यूली नोटिफाइड होगा। अगर वो नोटिफाइड एज ए ऑथोराइज मेडिकल ऑफिसर नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है पोस्टमार्टम कंडक्ट करने का या MLR कंडक्ट करने का। सो 299 इसमें रेलिवेंट सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड का। तो ऑथोराइज मेडिकल, पहले उसकी ऑथोराइजेशन जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो डॉक्टर MLR कर सकता है? क्या होनी चाहिए जी? जी, एक तो ये होगा रजिस्टर्ड हो AMDC से, वो तो हो गया। ऑथोराइज वही होगा जो कि रजिस्टर्ड होगा। इसमें जो है ये मिनिमम क्राइटेरिया जो है ये अली ज़िया बाजवा साहब की जजमेंट है, इसमें उन्होंने बयान कर दिया। इसको नोटिफिकेशन का हवाला भी दे दिया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जी। इन प्रोविंस ऑफ पंजाब मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग ए मेडिकल एग्जामिनर इज 4 weeks प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, नोटिफिकेशन नंबर
SOHD 7/1/2018 dated 18/5/2018, 1 month practical training for newly inducted CMO, MSO and WMO shall be immediately before start of medical legal work, and it shall be in concerned medical college teaching hospital to strengthen the gravity of initial MLC examination. सो ये इनने मिनिमम क्राइटेरिया इसका बना दिया है। इसके बाद इसने अलीज़ा बाजवा साहब ने इस पे जो है काफ़ी डिटेल जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ये क्योंकि एक्सपर्ट एविडेंस में आता है, यानी आर्टिकल 59 कानून शहादत आर्डर जो इस पर एप्लीकेबल है वो ये एक्सपर्ट एविडेंस में आता है, लिहाजा ये जिस डॉक्टर की ये मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है वो एक्सपर्ट एविडेंस के एम्बिट से बाहर हो जाता है, उसको हम एक्सपर्ट एविडेंस या एक्सपर्ट ट्रीट नहीं करेंगे आर्टिकल 59 ऑफ द कानून शहादत आर्डर। लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया है कि पंजाब की उन्होंने बात की है, तो बकौल जस्टिस साहब जो उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है उसके मुताबिक 90% जो यहाँ पे मेडिको लीगल ऑटोप्सी कंडक्ट कर रहे हैं या MLR कंडक्ट कर रहे हैं वो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मीट नहीं करते, ये भी साथ उन्होंने अपनी जजमेंट में कह दिया है। लेकिन ये उस पर उन्होंने जो है ये अभी 2023 में ये रिपोर्ट भी हुई है PCRLJ में अलीज़ा बाजवा साहब के जजमेंट, तो उन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया कि ये अब मैंडेटरी होगा कि कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग जो है जिस बंदे ने की होगी वही MLR कर सकता है, वही मेडिको लीगल ऑटोप्सी कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद ज्यूरिस्डिक्शन भी आपने देखा है कि हर थाने के साथ एक हेल्थ फैसिलिटी है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तहसील में भी हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तहसील हेडक्वार्टर मौजूद है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस थाने की हदूद में वो मेडिकल फैसिलिटी मौजूद हो उसी मेडिकल फैसिलिटी से रुजू किया जाए, दूसरी से ना किया जाए। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक एक्ट आया था जी, मेडिकल एड ट्रीटमेंट एक्ट 2004। तो पहले क्या होता था जी, पहले कोई बंदा इंजर्ड होता था तो वो पहले जी कहते जी पहले थाने जाएं, थाने से जाके डॉक्यूमेंट बनवा के लाएं, फिर एग्जामिनेशन आपका होगा, तो ये बड़ी मुसीबत पड़ती थी। 2004 में ये एक्ट आया, इस एक्ट में उन्होंने कहा जी पहले बंदे की ट्रीटमेंट होनी है उसके बाद कोई दूसरी बात होगी, ठीक है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे अब खिदमत सेंटर भी कायम कर दी गए पुलिस की तरफ से, और वहीं से जो है इंजर्ड पर्सन अपना मुआयना करवा के फिर उसका अगर मूड हो, प्रोग्राम हो तो फिर वो प्रोसीड कर सकता है केस को, अदरवाइज़ वो ना करना चाहे तो वो उसकी ये मर्ज़ी होती है। लेकिन ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर दी गई है। सो अगर फौरी तौर पे उसको ले आया गया है या वो फौरी तौर पे उसने अप्रोच नहीं किया करीबी मेडिकल फैसिलिटी से, तो ये ज्यूरिस्डिक्शन का कोई इशू जो है वो नहीं बनाया जाएगा। अदरवाइज़ प्रेफर किया जाएगा कि जो मेडिकल फैसिलिटी जो है उस थाने की हदूद के अंदर मौजूद है उस मेडिकल फैसिलिटी से एग्री किया जाए। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या कंसेंट जो है ये ज़रूरी है मेडिको लीगल रिपोर्ट के लिए? कंसेंट सब में ज़रूरी है। कंसेंट के बगैर आप किसी का मेडिको लीगल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। सो ये 3 बातें याद रखनी है। ज्यूरिस्डिक्शन हो गया, ज्यूरिस्डिक्शन का मैंने कहा इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और उसके बाद जो है जी कंसेंट है, जी हाँ जी, हाँ नहीं, स्टैट्यूट जो है वो मेरे नॉलेज में नहीं है कि इसके पीछे को स्टैट्यूट भी कर रहा है, लेकिन एक जो है वो एक सीधी कॉमन सेंस की बात भी है, यानी एक विक्टिम जो है वो अपना एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहता, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं किया जाता, लेकिन पोस्ट जी नहीं, इंजरी के केसेस में देखें ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ जी, हाँ
केस है ही इंजरी का, वो एमएलसी नहीं करवाता। बेसिक इंजरी करनी होनी है, वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, तो फिर ही उसको जबल में जाना है। आइए जस्ट इन्फॉर्मेशन पे कहीं को चला जाएगा कि इसने अपना एहतियात को करना है। जब रेप के केसेस में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसे ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जाए कि तुम्हारा, अगर वो नहीं करवाना चाहता, वैसे प्रोसीड करना चाहता है, अपना मेडिकल नहीं करवाना चाहता, तो एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ होगा उसके खिलाफ, यही होगा ना। इसका यानी अगर नहीं को करवा, फॉर एग्जांपल रेप है, तो रेप में एक बंदा अपना मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन नहीं करवाना चाहता, तो कॉन्सिक्वेंस उसे फेस करने पड़ेंगे, उसका एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ होगा उसके खिलाफ। हाँ। लेकिन पोस्टमार्टम जो है, पोस्टमार्टम में ये स्टेट जो है ये उसकी मर्जी है, यानी वर्षा जो है बॉडी नहीं है, स्टेट की है। तो स्टेट जो है अगर वो पोस्टमार्टम करवाना चाहे तो स्टेट करवा सकती है, चाहे उसके वर्षा जो है वो कह रहे हो कि हमने नहीं करवाना, लेकिन रियासत जो है वो ज़बरदस्ती भी करवा सकती है। अच्छा जी, इसके बाद जी एक आपने देखा होगा कि एक कॉलम होता है MLR के अंदर, पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन। किसी ने देखा है या नहीं? उसका क्या मतलब होता है, क्या आप बताओ जी। उस पर डॉक्टर साहब अमूमन क्या लिखते हैं, यस और नो। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन का क्या मतलब है कि ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वोंड है, जेल साजी है। फैब्रिकेशन क्यों की जाती है, उसकी क्या मकसद होता है फैब्रिकेशन करने का? सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी का क्या मकसद होता है जी? किसी को फंसाना हो, ठीक है, गलत किसी केस में जो है किसी को फंसाना हो तो वो फैब्रिकेटेड इंजरीज लगाई जाती हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा वो सुइसाइडल इंजरीज होती हैं, बाज़ दफ़ा वैसे ही कोई मेंटल स्ट्रेस में लोग जो हैं वो खुद को इंजर करते हैं। सो फैब्रिकेशन मीन कि जो जेल साजी करके दूसरों को फंसाने के लिए जो है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी लगाई जाए, दैट इज़ कॉल्ड फैब्रिकेशन। जब फ्रेंडली इंजरी लगा, फ्रेंडली इंजरी क्या होता है, किसी को कह दिया कि तुम जो है ये यहाँ करके मुझे आस्ता से इंजरी लगा दो। या बाज़ दफ़ा फ्रैक्चर्स जो हैं वो भी फैब्रिकेटेड होते हैं, ख़ास तौर पे उंगलियों के फ्रैक्चर, ये आम केसेस होते हैं, उंगलियों के फ्रैक्चर जो हैं वो फैब्रिकेटेड होते हैं ब्लेड से। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो ये डॉक्टर साहब उसमें लिख देते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन में येस और नो लिख देते हैं। अब जो लेटेस्ट व्यू आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, वो कहते हैं जी इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है डॉक्टर का ये कह देना कि अगर वो लिखते हैं यस, ठीक है जी, कि पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन यस, तो इसका जो है वो फ़ायदा जो है वो काफ़ी मुलज़म ले लेते थे पहले कि जी पॉसिबिलिटी ऑफ फैब्रिकेशन लिखी हुई है, यस लिखी हुई है, डॉक्टर का ये ख्याल है कि ये फैब्रिकेटेड बोन्ड है। लेकिन अब कोर्ट्स क्या कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कह दिया है, हाई कोर्ट ने भी अपनी बाज़ जजमेंट्स में इसको कह दिया, वाज़ेह कर दिया है कि डॉक्टर ने रीज़न लिखनी है साथ, सिर्फ यस और नो से काम नहीं चलेगा। साथ डॉक्टर साहब ने बताना है कि अगर फैब्रिकेटेड है तो उनको फैब्रिकेटेड कैसे लगी है, उसकी साथ रीज़न दें। अदरवाइज सिर्फ यस कहने से इसकी कोई सिग्निफिकेंस जो है या उसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। किस तरह डिटर्मन हो सकती है जी, मसलन कि एक फैब्रिकेटेड इंजरी है, कैसे डिटर्मन होगी जी? जी हाँ, ईजीली जो रीचेबल है जगह वो होगी, ज़्यादातर शार्प एज होगी, या जो है वो फ्रैक्चर हो गया, जैसे कि मैंने कहा उंगलियों के फ्रैक्चर। मसलन अब एक केस है, उसमें उसने कहा जी बंदे ने मुझ पे हमला किया, मैंने उसको हाथ से रोका, तो मेरी जो है ये छोटी उंगली जो है
वो टूट गई है। ठीक है जी। आम तौर पे ये लेफ़्ट हैंड की होती हैं, जो फैब्रिकेटेड होती हैं लेफ़्ट हैंड की होती हैं। तो डॉक्टर इसको इजीली डिटरमिन कर सकता है कि अगर वो डंडे लग रहे थे तो बाकी उंगलियां क्यों बच गई थी, सिर्फ एक उंगली जो है ये किस तरह फ्रैक्चर हो गई है। हाँ, कुछ ब्रूजेस वगैरह तो होनी चाहिए, कुछ डिफेंस वुंड होने चाहिए, जो उसने पकड़ने की कोशिश की तो उसको डिफेंस वुंड आए, हथेली इंजर होनी चाहिए। सो ये बातें जो हैं वो डॉक्टर साहब लिखेंगे। मसलन अगर वो कहते हैं इस तरह को केस आया जिसमें उंगली फ्रैक्चर है, तो बाकी उंगली फ्रैक्चर है, तो वो साथ लिखेंगे कि मेरी जो नज़र में, मैं इसलिए इसको फैब्रिकेटेड समझ रहा हूँ कि ये बाकी उंगलियां जो हैं ये ज़ख्मी नहीं हैं। तो लिहाजा फैब्रिकेशन जो है उसके लिए डॉक्टर साहब ने कुछ साथ रीज़न देनी है कि क्या ये फैब्रिकेटेड इंजरी है, तो क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है। इसके बाद नेचर ऑफ इंजरी, मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ इंजरी जो है उसको डिटरमिन करना ज़रूरी है। इंजरी का साइज़ क्या है, उसकी नेचर क्या है, ताकि वेपन की काइंड डिटरमिन हो सके। यानी जैसे ब्रूज है, लेसरेशन है, तो ये कौन से वेपन से काज होंगे जी? ब्लंट वेपन से। ब्लंट वेपन कौन सा होता है जी? ठीक है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेसरेशन एंड ब्रूज? लेसरेशन और ब्रूज दोनों जो है ये ब्लंट वेपन की इंजरीज हैं, इनमें क्या फ़र्क है जी? नहीं, वो अब्रेजन है, अब्रेजन है। ब्रूज और लेसरेशन बोन में क्या फ़र्क है जी? हाँ, पुलिस वाले लिखते हैं नीलगू निशान। जो नीलगू निशान होगा वो ब्रूज होगा। वो असल में नीलगू क्यों होता है? नीलगू तो बाद में होता है, पहले वो रेडिश होता है, उसके बाद वो नीला होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली दिस इज escape of blood into the tissues, hemorrhage of blood into the tissues, यानी खून का अंदरूनी तौर पे बह जाना जो है उसकी वजह से जो होता है, जिसका जो बाद में फिर वो नीला निशान हो जाता है, जिसको नीलगू निशान लिखते हैं। लेसरेशन को जो है वो पुलिस की ज़ुबान में उसको खून चका लिखते हैं या कटा फटा ये लिखते हैं, जिसमें स्किन डैमेज होती है। यानी ऐसी आपकी बोन्स जो हैं जो कि सख्त बोन हैं, उसके ऊपर स्किन जो है जब उसके ऊपर जो है ब्लंट वेपन की इंजरी होगी तो वो लेसरेशन देगी। फॉर एग्जांपल स्कल है, स्कल के ऊपर अगर डंडा वगैरह लगता है तो उस पर लेसरेशन आएगी, क्योंकि बोन जो है वो नीचे जो है वो हार्ड बोन है। तो हार्ड बोन से जब वो स्किन के साथ जो हार्ड बोन टकराएगी तो उसके साथ लेसरेशन आएगा। लेकिन ब्रूज जो है, जो जहाँ पे गोश्त ज़्यादा है वहाँ पे ब्रूज आएगा, यानी बटक्स वगैरह पे जो है लेसरेशन आना बहुत मुश्किल बात है। तो अगर बटक्स पे कोई कटा फटा या लेसरेशन लिखा गया है कि यहाँ लेसरेटेड वोंड है, तो मोर लाइकली वो इनसाइज वोंड होगा, उसको आप लेसरेशन नहीं कह सकते, क्योंकि लेसरेशन आना जो है बटक्स पे जो है वो हार्डली इम्प्रॉबेबल है। इसके बाद इसका 3 टियर स्ट्रक्चर है जी। इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है? कौन सा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जो हायरार्की है मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन की, उसमें क्या क्या शामिल है जी? जब आप मेडिकल की री एग्जामिनेशन की दरख्वास्त देते हैं, ठीक है जी, पहले वो बताएं वो दरख्वास्त किसको देते हैं आप? कंसर्न मजिस्ट्रेट को देते हैं। तो फर्स्ट उसकी जो 3 टियर स्ट्रक्चर जो है जी वो कायम किया गया। पहला तो है जो ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर, जो मैंने आपको बताया कि 299 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत हु इज़ ड्यूली नोटिफाइड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ही इज़ ऑथराइज मेडिकल ऑफिसर। और उसमें फिर मिनिमम क्राइटेरिया भी बता दिया कि उसकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो वो आएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल स्टैंडिंग बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड जो है वो सेकंड मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करेगा, जिसकी दरख्वास्त आप एरिया मजिस्ट्रेट को देंगे। उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे जी?
हाँ जी, एमएस जो है उसमें उसको हेड करेंगे, इसके बाद एक सर्जन होंगे, इसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होंगे, तो एक डिस्ट्रिक्ट मेडिकल लीगल अफेयर जो है वो ऑफिसर जो है वो उसमें शामिल होगा। इसके बाद अगर उनको कोई एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, यानी मेडिकल बोर्ड को चाहिए कि वो एक्सपर्ट जो है उसकी हेल्प उसे चाहिए मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन से, तो फिर वो उसके पास इख्तियार होगा कि किसी भी एक्सपर्ट को तलब करके उसकी ओपिनियन उसमें ऐड कर ले। हाँ, जैसे जैसे रेडियोलॉजिस्ट की तो आम लेते हैं ना, तो कोई केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको आई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, स्किन स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, ठीक है, डेंटिस्ट की ज़रूरत है, किसी भी स्पेशलिस्ट की अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो वो उसे कॉल कर पाएंगे। इसके बाद थर्ड टियर है, वो कौन सी है जी? प्रोविंशियल मेडिकल बोर्ड, ठीक है। अब अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी जो है वो एग्री नहीं कर रही फ्रॉम द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड, तो वो किसको दरख्वास्त देंगे जी? मजिस्ट्रेट को देंगे। सो ये जितनी दरखास्तें जो है लाई करेंगी ये एरिया मजिस्ट्रेट को, चाहे अपने प्रोविंशियल जो है स्टैंडिंग बोर्ड को देनी है, तो ये इसका जो जुरिस्डिक्शन होगी वो एरिया मजिस्ट्रेट के पास ही होगी, और ये फिर फाइनल ओपिनियन जो है वो देंगे। यानी कोई भी एग्रीड पार्टी, ज़रूरी नहीं विक्टिम और कंप्लेनेंट, यानी कंप्लेनेंट पार्टी, एक्यूज पार्टी, ठीक है, दोनों जो हैं अगर एग्री नहीं कर रहे, वो समझते हैं कि ये मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन जो है वो नहीं ठीक हुआ, तो वो उसकी री एग्जामिनेशन के लिए एरिया मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दे सकते हैं। कितने दिनों में दरख्वास्त देना ज़रूरी है जी? नहीं, वो ख़त्म हो गया जी। 21 डेज़ वाली जो कदगन थी उसको ख़त्म कर दिया गया, अब ये कोई लिमिटेशन इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, आप 21 दिन के बाद भी जा सकते हैं। काफ़ी हो गया जी। हाँ जी, क्वेश्चन जी कोई? ये हम आज साहब से लेक्चर लेंगे कानून शहादत का, वो बताएंगे।